हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्ब एनायन, एक और इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कार्बोकेटाइन पढ़ा था। जिन्होंने वो देख लिया था उनके लिए तो ये चुटकियों में और बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट चीजें उसके बिल्कुल उल्टी हैं। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आपको सजेशन में भी शो हो जाएगा। आप पहले वो देख लीजिएगा, फिर इसे देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, कार्ब एनायन मतलब सबसे पहले कार्ब एनायन होता क्या है। कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज लगा होता है तो हम उस स्पीशीज को बोल देते हैं कार्ब एनायन। ठीक है, अब क्या होता है, जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी तो मुझे इसमें बहुत कंफ्यूजन होता था कि कार्ब एनायन और कार्बोकेटाइन में किस पर पॉजिटिव था, किस पर नेगेटिव था। तो मैं कैसे ध्यान रखती थी, केटायन मीन्स कट, तो कट मीन्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे ध्यान रखती थी। आप भी चाहे तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि कट मीन्स पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बोकेटाइन पॉजिटिवली चार्ज होता है, बचा कुचा कौन सा कार्बेनाइन, उस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहली बात, फॉर्म्ड बाय, बनता कैसे है, फॉर्म्ड बाय हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, हेटेरोलाइटिक मतलब होता है, मान लो ये एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड का अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी भी एक ही एटम की तरफ चले जाते हैं, यानी कि मैं कह दूं कि अनइक्वल बॉन्ड का अगर क्लीवेज होता है तो हम उसे कहते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे कार्बन की तरफ चले जाएंगे तो हम बोलेंगे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, और ये अगर मान लीजिए इस तरीके से होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ, तो इस तरीके के क्लीवेज को बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, इक्वली बॉन्ड ब्रेक होता है। ओके, अब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज मतलब, अब देखो मान लीजिए ये इससे एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब हमें क्या बनाना है, कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए होंगे, कार्बन ने। और वो कब होगा, जब ये वाला ग्रुप क्या होगा, कार्बन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। यानी कि मैं ये कह दूं कि कार्बन से अगर कोई लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो क्या होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ ले लेगा और क्या हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस ग्रुप पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इस पर ये नेगेटिव चार्ज। अब ये वाले बॉन्ड में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसने ले लिए, कार्बन ने। तो मैं ये कह सकती हूं कि ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इसका मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को, यानी कि, और न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज या फिर न्यूक्लियोफाइल। तो कार्ब एनाइन क्या हो गया, एक तरह से न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब हम बात करेंगे इसके शेप की। तो उसके लिए हम पहले बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। अब यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1, 2 एंड 3, और एक कितना है, एक क्या है, लॉन पेयर। टोटल कितने हो गए, 4। और n की वैल्यू जब 4 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ये हम हाइब्रिडाइजेशन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। ओके,
sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर 3 सिग्मा बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है तो वहां पे शेप कौन सी हो जाती है? पायरेमिडल। तो शेप कौन सी होती है? पायरेमिडल। ठीक है, बिल्कुल अमोनिया की तरह। अमोनिया में क्या था? वहां पे भी यही था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, लेकिन शेप कौन सी थी? पायरेमिडल। ठीक है, समझ में आई बात? ये सारे पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्ब एनायन आप फटाफट नोट कर लीजिए, नहीं तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं रब कर दूं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इससे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। अब देखो, कोई सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा? जब उसके पास जो चीज नहीं है उसे वो दे दी जाए, या अगर किसी के पास कोई चीज बहुत ज्यादा है तो उससे वो ले ली जाए। ठीक है, अब कार्ब एनायन मतलब उसके पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पहले से ज्यादा हैं। अब मैं क्या करूं? उससे एक ऐसा ग्रुप जोड़ दूं जो उससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो क्या होगा? उसको सुकून मिलेगा, हाँ, स्टेबल हो जाएगा, है ना। और अगर मैं ऐसे ग्रुप जोड़ दूं जो उसको इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दे दे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। तो मैं ये कह सकती हूं कि कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी of carb anion is directly proportional to electron withdrawing group और inversely proportional to electron releasing group। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कार्ब एनायन बेचारा वो है जिसके पास ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब पहले से वर्कलोड ज्यादा है, अब इसको रिलीजिंग ग्रुप यानी कि ऐसे लोग मिल गए जो इसको और फाइल और काम पे काम देते जा रहे हैं, तो दुखी हो जाएगा ना। और अगर ऐसे लोग मिल जाए, लाओ तुम्हारी एक फाइल मुझे दे दो, मैं कर देता हूं इस काम को, है ना, तो खुश हो जाएगा ना। बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, चलिए अब जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एरोमेटिसिटी। अगर एरोमेटिक है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और सबसे कम स्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक, या कह दें कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होते हैं? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, और जब हम नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो वहां पे हम रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट ये सब चेक करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आए। कुछ एग्जाम्पल्स मान लीजिए, एक एग्जाम्पल है CH3 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 और ये नेगेटिव चार्ज, ये CH3 CH3 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल हमको क्या करना है, स्टेबिलिटी की क्वेश्चंस आप बिल्कुल ऐसे ही कर लो कि ये एक ऑफिस का आदमी है जिसके पास कोई बेचारा वर्किंग पर्सन है जिसके पास वर्कलोड है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कौन से ग्रुप है? प्लस आई यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब ये 3 लोग वो है जो, इसने एक और फाइल दे दी, इसने एक और फाइल दे दी, इसने एक और, बेचारे के पास पहले से वर्कलोड और ज्यादा था और भी ज्यादा हो गया, तो ये स्टेबल होगा क्या? खुश होगा क्या? नहीं होगा, बहुत दुखी हो जाएगा। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी हो गई? इसकी। उसके बाद इसके पास 2 फाइल एक्स्ट्रा आई है, तो ये वाला इसके कंपैरिजन में स्टेबल और इसके कंपैरिजन में अनस्टेबल। फिर ये वाला स्टेबल क्योंकि इसके पास एक ही फाइल आई है और इसके पास कोई फाइल नहीं है, जो काम है वही कंप्लीट कर ले, वही बहुत है। तो इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? ये वाला। अच्छा, ये तो हुई नॉर्मली बात। अब केमिस्ट्री की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे कम स्टेबल। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 3
अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन। वाओ, सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। और वो वहां पे उल्टा ऑर्डर कराते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क कर ही नहीं रहा। देखो ये ऐसे है क्या, ये नेगेटिव चार्ज, इससे ये कार्बन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये देखो, ये हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसको देके H प्लस की फॉर्म में आ जाता है और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब आप बताओ, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के दुश्मन जुड़ जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे, यहाँ पे बॉन्ड ही नहीं बनेगा नेगेटिव नेगेटिव में, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं। तो हम क्या क्वेश्चन किससे सॉल्व करेंगे, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता, यहाँ पे पॉजिटिव होता तो बॉन्ड बन जाता, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, कार्ब एनायन से मैंने 2 फिनाइल रिंग जोड़ दिया, यहाँ पे 1 फिनाइल रिंग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 रिंग जुड़ी हुई हैं, ठीक है, 3 रिंग जुड़ी हुई है, तो ये जो है नेगेटिव चार्ज ये तीनों रिंग में डीलोकेलाइज्ड होगा, 3 रिंग में रेजोनेंस होगा, तो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, और जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, ये वाला, फिर ये वाला, और सबसे कम स्टेबल कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। समझ में आई, नोट कर लीजिए, रब कर दो। यहाँ देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, हम इनमें कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो फर्स्ट इसमें क्या है, यहाँ पे देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है क्या, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और देखो यहाँ पे इस वाले sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर नेगेटिव, यहाँ पे sp2 पे और यहाँ पे sp3 पे, और हमें ये पता है कि इसमें परसेंटेज s करेक्टर क्या है, सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे 50% परसेंटेज s करेक्टर है और 50% p करेक्टर है। और हम ये बात पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज s करेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इंक्रीजेस और नेगेटिव ऑन more electronegative is more stable। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसको आप चाहें तो बॉक्स बना के अलग से नोट भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर किसमें, इस वाले में, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी, इस वाले की, तो इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी, फिर इसकी और फिर सबसे कम इसकी, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी देखो। अब इसमें देखो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पर भी सेम रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस वाला फैक्टर तो खत्म हो गया। अब देखो जब रेजोनेंस हो रहा है तो इस यहाँ पे क्या है, कार्बन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस वाले में क्या होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस वाले में क्या होगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इज मोर स्टेबल, इसका मतलब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर नाइट्रोजन पर, फिर कार्बन पर, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो गई, सेकंड की, फिर थर्ड की, और सबसे कम फर्स्ट की। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, यहां पर रेजोनेंस, ठीक है, यहां पर भी रेजोनेंस।
यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब सबसे कम स्टेबल कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। तो ये तो हो गया सबसे कम स्टेबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, ये हो गया एरोमेटिक। देखो 6 पाई डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है क्या? 2 2 and 2, 6 पाई डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ये क्या हो गया? एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? थर्ड की। फिर इसके बाद इसमें रेजोनेंस है तो उससे कम सेकेंड की, और इसमें कुछ भी नहीं है तो सबसे कम फर्स्ट की। सिंपल है। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें क्या हो रहा है? देखो इसमें यहाँ पे इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, और इसमें भी रेजोनेंस है। ठीक है, अब हम क्या करें, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज 2 डिग्री कार्बन है क्या? 2 डिग्री। यहाँ पे देखो 1 डिग्री, एक ही कार्बन चेन जुड़ी है 1 डिग्री, और यहाँ पे 3 डिग्री 1 2 3 डिग्री कार्ब एनायन। और हमने फर्स्ट एग्जांपल में डिटेल से पढ़ लिया था 3 डिग्री कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी सबसे कम और 1 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो ये तो सिंपल हो ही गया सॉल्व। सेकेंड वाला सबसे ज्यादा क्योंकि 1 डिग्री है, फिर फर्स्ट वाला ये 2 डिग्री है फर्स्ट वाला, और सबसे कम स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यानी कि थर्ड वाला। समझ आया? नोट कर लीजिए। रब कर दूं? ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इनके इफेक्ट्स देखने हैं सब्स्टिट्यूएंट का, जिनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर सबसे ज्यादा होगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, जिनका विड्रॉइंग नेचर कम होगा या रिलीजिंग होगा वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा? कम कर देगा। तो देखो हम इफेक्ट लिखते जाते हैं, NO2 माइनस आई इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, ये इफेक्ट्स लिखने में जिनको कंफ्यूजन हो रहा हो वो मेरे इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस वाले वीडियोस देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने देख लिया उन्हें तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया होगा। ओके चलिए, अब देखो यहाँ पे हेलोजन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग तो है, बट यहाँ पे हेलोजन के केस में एक्सेप्शन होता है, और हम इंडक्टिव इफेक्ट को रेजोनेंस के कंपैरिजन में ज्यादा डोमिनेंट मानते हैं। किसके केस में? हेलोजन के केस में। ठीक है, इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एम, और यहां पर कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है? माइनस एम इफेक्ट, क्योंकि हमें पता है रेजोनेंस इज डोमिनेंट, तो इसे हम नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, माइनस एम इफेक्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, तो ये क्या करेगा? इसकी स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा कर देगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? फर्स्ट, सबसे ज्यादा स्टेबल। अब हम देखेंगे विड्रॉइंग में ये आ गया, तो इससे कम तो यही वाला हो जाएगा, तो फिर कौन सा आ जाएगा? सेकेंड। अब ये तो इसको दे रहा है, मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, और जबकि ये कुछ नहीं कर रहा, ना दे रहा है ना ले रहा है, तो इसके कंपैरिजन में ये वाला ज्यादा स्टेबल, यानी कि फोर्थ एंड फिर थर्ड। ठीक है, अब देखो ये बड़ा सा एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में मैंने ऑलमोस्ट सारे इफेक्ट्स ले लिए हैं। ठीक है, ये वाला हो गया ना करेक्ट आपसे, तो इसका मतलब हो गए आपके सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब OH प्लस R या M कुछ भी लिख दो, प्लस M इफेक्ट। ठीक है, CH3 प्लस I इफेक्ट, NO2 माइनस M इफेक्ट, CHO माइनस M इफेक्ट, NR3 देखो इसका ओनली इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, कौन सा हो जाएगा? माइनस आई इफेक्ट, और हेलोजन के केस में तो हमें माइनस आई ही देखना है, तो ये माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? देखो जो विड्रॉइंग है वो क्या करेंगे? स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे, तो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग कौन सा है? एक ये और एक ये। ठीक है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विड्रॉइंग नेचर किसका होता है? NO2 का, इसका बहुत ज्यादा विड्रॉइंग नेचर होता है,
तो ये इसको सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा। ये वो है जो बहुत हेल्पिंग नेचर है, ये इसकी फाइल सारी ले लेगा, बोलेगा मुझे दे दो, मैं तुम्हारा काम करने में हेल्प कर देता हूं। तो ये बहुत खुश, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? थर्ड। उसके बाद ये वाला, क्योंकि इसके कंपैरिजन में -m बस इसी का ही है, तो उसके बाद हो गया फोर्थ। उसके बाद अब क्या करना है? -i, ये वाला और ये वाला, इसका -i सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा होता है, ठीक है, इसका -i इससे ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर फिफ्थ आ जाएगा। उसके बाद में ये वीक विड्रॉइंग है इसके कंपैरिजन में, तो फिर ये। अब देखो सारे विड्रॉइंग तो हमने कर लिए, अब ये है, इसमें कौन से है? रिलीजिंग ग्रुप्स, जबकि ये कौन सा है? इस पर कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, तो कौन सा आ जाएगा इसके बाद? सेवेंथ। अब कौन से बचे? ये दोनों। तो इंडक्टिव इफेक्ट कम देता है और रेजोनेंस क्या करता है? ज्यादा, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में डोमिनेंट है, तो ये कम फाइल देगा, ये इसको एक फाइल एक्स्ट्रा दे रहा है, तो ये ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, दे रहा है तो काम है, करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सेकेंड। और ये तो सारी की सारी फाइलें लाके इसके ऊपर पटक दी कि करो सारा काम, तो ये बेचारा सबसे ज्यादा दुखी, यानी कि सबसे अनस्टेबल या सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? फर्स्ट की। आई बात समझ में? ये एग्जाम्पल आप अपने से करके देखिएगा, खुद से। जब आप खुद करके इसको करेक्ट करेंगे ना, तो आपको बहुत आसान लगेगा, फिर आप सारे स्टेबिलिटी खुद चेक कर लेंगे। और ये आपको स्टेबिलिटी आ गई तो ये आपके आगे एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किंग कंडेंसेशन, ये जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, इनकी रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर एसिडिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इस तरीके की जो रिएक्शंस जिनमें कार्ब-एनाइन इंटरमीडिएट बनता है, उनकी रिएक्टिविटी वगैरह के क्वेश्चंस वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान लगने लगेगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।